मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है, बदल डालेंगे दुकान। मैं माँ को लेकर जल्दी आ जाओ, मुझे नोट छापने की मशीन मिल चुकी है। एक धमाका होता है कि आरसीएम बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई। परिचय दे दूं, नाम पूजा अरोड़ा है, छत्तीसगढ़ रायगढ़ में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मम्मी पापा उड़ीसा आ गए, उड़ीसा में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, परवरिश हुई, वहां मैंने अपनी एजुकेशन को किया। डीएवी पब्लिक स्कूल उस टाइम में कहते हैं, मतलब डीएवी पब्लिक स्कूल अपने आप में ही एक बहुत ब्रांड था। हर माँ बाप जैसे तैसे संघर्ष करता है और अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देता है, तो मेरे माता पिता ने भी मुझे एक अच्छी एजुकेशन दी। जहां तक मैंने पढ़ना चाहा मैं पढ़ी, और देखते ही देखते पढ़ाई को खत्म करते ही मैं 12वीं के परीक्षा को खत्म करने के बाद कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस कहीं ना कहीं से आपके दरवाजे में आ ही जाएगा। अगर ऊपर वाले ने आपको चुन लिया है ना, फिर आरसीएम आपको नहीं छोड़ेगा, आरसीएम आपकी झोली में आएगा ही आएगा। और कहते हैं आरसीएम बिजनेस परिवार से मिलता है, दोस्त से मिलता है, रिश्तेदार से मिलता है, जानकार से मिलता है, अनजान से मिलता है। हमें आरसीएम बिजनेस हमारे पड़ोस में एक पत्रकार सज्जन जिनका नाम था नरेंद्र वर्मा, मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहूंगी, उनकी वजह से आरसीएम बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। वो बार बार हमारी मम्मी को प्रेरित करते थे कि आंटी जी आप ये आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, ये बड़े शुद्ध प्रोडक्ट है, बहुत गजब के प्रोडक्ट है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनको कुकिंग का मेरी मम्मी को बहुत बहुत शौक है, तो उन्होंने उनके शौक को, उनकी चाबी को पकड़ लिया। इनको कुकिंग का शौक है तो हमारे पीछे पड़ गए प्रोडक्ट देने के लिए। और उस दिन हमारे परिवार में आरसीएम का प्रोडक्ट आया। आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कहते हैं ना, प्रोडक्ट पहले यूजर बनाओ और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो फिर से हमारे घर पे आए, हमसे फॉलोअप लिया, हमने पूछा कि आपको, तो मेरी मम्मी ने भी उंगली उठाकर बताया भाई साहब आपका प्रोडक्ट गजब का लगा। और जहां ये बात गजब बोली जाती है ना, वही काले कोट पैंट वाले पीछे पड़ जाते हैं। वो भी काले कोट पैंट वाले भाई साहब हमारे पीछे पड़ गए और मेरे पीछे पड़ गए, बोले पूजा तेरे 12वीं के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तेरी जिंदगी का क्या मकसद है। और एक 12वीं पास लड़की के पास क्या मकसद होता है, कुछ पता नहीं था, कहाँ जाना है, क्या कोर्स करना है। कभी सोचती थी एयर होस्टेस का कोर्स कर लूंगी, कभी सोचती थी मैं नेवी में चली जाऊंगी, शिप में जहाज में घूमा करूंगी, व्हाइट कोट पैंट पहनूंगी, अलग अलग सपने लिया करती थी मैं। पर उसके बाद उन्होंने बोला तू मुझे एक बात बता, क्या तू पैसा कमाना चाहती है। मैंने कहा यस सर। बोले पूरे हिंदुस्तान की सैर करना चाहती है। मैंने कहा यस सर। बोले नाम शोहरत कमाना चाहती है। मैंने कहा यस सर। मैं कहा कौन नहीं चाहता, सब कुछ चाहती हूँ। तो बोले मीटिंग में ना जाना चाहती है। मैं कहा नो सर, जो मीटिंग में कोई आना नहीं चाहता। मैं बार बार मीटिंग से भागती रही, बचती रही। और कहते ना 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 करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। पहले मीटिंग में जाते नहीं थे और अब मीटिंग जाए बिना रह नहीं पाते। ये आरसीएम का जादू है जो हमारे अंदर चढ़ चुका था। तो मैं उनके साथ नाना करते करते एक दिन मीटिंग में गई। मैंने कहा मम्मी ये अंकल जी बार बार घर पे आ जाते हैं, बार बार पीछे पड़ जाते हैं, जब स्कूल जाती हूँ तो रास्ते में मिल जाते हैं, ट्यूशन जाती हूँ तो रास्ते में मिल जाते हैं। आज तो इनकी आरसीएम की मीटिंग में जाऊंगी और इतनी बुराई निकाली, आरसीएम का नाम भी नहीं देगा। तो भाई मम्मी ने भी बोला कि भैया पड़ोस के हैं, जानकार हैं, सज्जन है, लगातार देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तू इनके साथ मीटिंग में चली जा। उनकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के मैं मीटिंग हॉल के बाहर पहुंची। मीटिंग हॉल खचाखच भरा पड़ा था लोगों से। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतने लोग वहां पे थे, तालियां बज रही है, सीटी बज रहा हो, अल्लाह हो रहा है। मैं कहा वर्मा जी कहाँ पागलों की दुनिया में ले आए हो, ऐसी दुनिया तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो बोले तू इन पागलों के बीच चली जाएगी ना तो तू भी पागल बन जाएगी। और कहते हैं पागल आदमी ही इतिहास रचता है। और उन्होंने मुझे उस मीटिंग हॉल के अंदर ले जाकर बिठा दिया। और कसम खुदा की वहां पे मैं बैठे बैठे तो यही सोची हूँ, पागल है, कोई ताली बजा रहा है, कोई कुर्सी पे खड़े होकर सीटी मार रहा है। मैं या तो सीटियां बज रही है, लड़कियों को ऐसे सीटी कोई मारता है क्या। बाद में पता लगा ये लड़कियों की सीटी नहीं थी, तो कामयाबी के लिए सीटियां मार रहे थे लोग। तो बड़ा अच्छा लगा वहां पे। और मुझे पहला प्रोग्राम जो सुनने का मौका मिला, जिन्होंने मेरे दिमाग के ताले खोल दिए, जिन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का एक मकसद दिया, लक्ष्य दिया। आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति, शहंशाह, बादशाह मिस्टर मुकेश कोठारी सर जी, एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगी गुरुदेव के लिए। कोठारी सर के मैंने प्रोग्राम को सुना, उनकी पर्सनालिटी को देखा, उनकी कहानी को सुना। और उनकी कहानी को सुनने के बाद मुझे उस पूरी मीटिंग से एक ही बात समझ में आई थी कि अगर हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है, बदल डालेंगे दुकान। मैंने फैसला ले लिया बदल लेने का दुकान।
क्योंकि मैंने कोठारी सर से पहले मंच पे कोट पैंट पहने ऐसे बहुत सारे साथियों को देखा। कोई इनकम 20,000 बता रहा था, कोई 50,000 बता रहा था, कोई 1 लाख बता रहा था। तो मैंने सोचा कोट पैंट पढ़े लिखे लोग यार, बहुत पढ़ना लिखना पड़ेगा। पूजा तू 12वीं पास लड़की, अभी तो पढ़ के आना तू। पर जब उन्होंने अपनी इनकम के बाद अपना प्रोफेशन बताया कि भैया आरसीएम के साथ साथ पहले सब्जी बेचने का काम किया करता था, कोई लेडीज आई जो हाउस वाइफ थी, कोई जूता पॉलिश करने वाला आया, तो मैं सोची जब ये बिना पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं तो पूजा तू क्यों नहीं कर सकती? तू तो 12वीं पास है, तू इनसे आगे जा सकती है। और उस दिन के प्रोग्राम को देखने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं आरसीएम बिजनेस करूंगी। मुझे नहीं पता था कौन गाइड करेगा, कैसे गाइड करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पता था। इतना पता था यहाँ से पैसा कमाना है। और जैसा ही पहला सेशन खत्म हुआ, मैं अपने आप को भगवान की सबसे प्यारी बच्ची मानती हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे काम के लिए चुना है, देश के काम के लिए चुना है। उसकी इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर रहती है। लोग बोलते परिवार का चैलेंज है, लोग बोलते मम्मी पापा करने नहीं देते, मैडम इनको समझाओ उनको समझाओ। वहीं पे मीटिंग खत्म होते ही अनाउंसमेंट होती है कि दूसरा सेशन होने वाला है, क्योंकि सभी साथी नहीं अटेंड कर पाए, बाहर और भीड़ खड़ी थी। तो मैंने फटाफट अपने अपलाइन का फोन इस्तेमाल किया, अपनी मम्मी को फोन लगाया और कहा मम्मी आप अपनी दुकान को बंद कर दो और पापा को लेकर जल्दी आ जाओ, मुझे नोट छापने की मशीन मिल चुकी है। अगर आपने इस मशीन को खरीद लिया तो हम सब मिलकर खूब नोट छपा करेंगे। तो मेरी मम्मी भी बोली ये तो बुराई निकालने गई थी आरसीएम की, ये तो खुद ही पागलों वाली बातें करने लगी, पता नहीं लड़की को क्या हो गया। तो वो मम्मी के साथ पापा मम्मी दोनों फिर प्रोग्राम में पहुंचते हैं। दूसरे सेशन की फिर टिकट हमने कटाई, फिर उस प्रोग्राम में बैठे, फिर कोठारी सर को सुना कि हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है। मेरा उत्साह फिर और बढ़ गया दोबारा मीटिंग सुनकर, क्योंकि जितनी बार मीटिंग सुनते हैं ना हमारे अंदर हिम्मत बढ़ जाती है, तो वो हिम्मत और बढ़ गई। और मम्मी पापा ने दोनों ने उस प्रोग्राम को देखा और उसके बाद हमने मीटिंग के बाद हमने एक फैसला किया। मैंने पूछा हाँ मम्मी पापा आप बताओ, आप बोल रहे थे 12वीं के बाद क्या करना है, मुझे पूछा करते थे। तो मेरा फैसला है मैंने 12वीं के बाद आरसीएम बिजनेस को अपने जीवन में लेकर आना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम होने वाला है इसका, है ना। मैंने मीटिंग सुनी, सारी बातें सुनी, तो मैंने अपनी मम्मी को पूछा कि आपको क्या समझ में आया, इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब मेरी मम्मी ने मुझे जवाब दिया बेटा आरसीएम बिजनेस को 5 साल स्कूल समझ के कर लेना। अगर तू 5 साल स्कूल में जाकर पढ़ाई कर लेगी तो तेरी ये माँ शादी के बाद हो सकता है तुझे एक बार दहेज दे, और वो दहेज ले जाने के बाद भी तेरा जीवन सुखी होगा नहीं होगा, कैसा होगा क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर तूने आरसीएम को अपनी माँ बना के काम कर लिया तो ये आरसीएम तुझे हर महीने दहेज देगी और हर महीने तेरे ससुराल वाले तेरी। आरसीएम बिजनेस में एक मकसद लेकर आई थी, कहते आरसीएम बिजनेस कैसे करना है, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपको आपकी अपलाइन बताएगी। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी इस बिजनेस को क्यों करना है, मेरा क्यों क्लियर था। बिजनेस बढ़ा घटा नहीं बढ़ा, फिर घटा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर गिरी फिर उठी, सब कुछ चलता रहा, पर मैं टिकी रही। क्यों? क्योंकि मेरा क्यों क्लियर था, मेरा वाई क्लियर था, मैंने इस बिजनेस को क्यों करना है। मैंने इस बिजनेस को इसीलिए करना था क्योंकि जब मेरी सहेलियों को कोई रिश्ता देखने आता था ना तो वो चाय की ट्रे लेकर जाती थी, सिर झुका कर जाती थी। लोग उसकी शक्ल सूरत सीरत, वो क्या लड़की के अंदर क्या गुण है कोई नहीं देखता था, पर लोग क्या देखते थे, लड़की के बाप की जेब में माल कितना है, लोग वो देखा करते थे। और मेरी आत्मा बोलती थी कि जब लड़की पैदा होती है तो समाज सोचता है कि लड़की पैदा हुई है शायद बोझ है, उसके लिए अभी पढ़ाई लिखाई कराएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, बचपन से थोड़ा थोड़ा सोना जेवर जोड़ेंगे, तब जाके कहीं उसकी शादी करेंगे। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे माँ बाप कभी मेरी तस्वीर किसी के पास लेकर जाए, कभी दहेज के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए, कभी मेरे पिताजी की मेरी औकात देखी जाए कि उसकी जेब में कितना पैसा है तभी इस लड़की को हम अपने परिवार की बहू बनाएंगे। मैं ये सारी चीजें नहीं चाहती थी, क्योंकि एक औरत की जिंदगी होती है ना वो आसान नहीं होती। और मैंने आरसीएम में आकर यही सीखा था, या तो खुद की गलतियों से सीख लो या दूसरे की गलती से एक्सपीरियंस ले लो और आगे बढ़ जाओ। मैं दूसरी बहनों की जिंदगी से सीखती गई, दूसरी बहनों के जीवन से मैं एक्सपीरियंस लेती गई और मैंने देखा बड़ा दर्द होता है साहब। आप मेरी जितनी बहनें बैठी हो ना, ये जो टीका लगा है ना सिंदूर, ये मुफ्त में नहीं लगता,
और मैं मीटिंग में बताती हूँ कि इस सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इस सिंदूर की कीमत आपके पिताजी को पता है। उन्होंने कैसे आपके हाथ पीले किए वो जानते हैं। आपकी शादी के टाइम पता नहीं कितनों के आगे हाथ पिलाए होंगे, कितनों से पैसे की मदद ली होगी, कहां से उधार लिया होगा, कौन सी जमीन गिरवी रखी होगी, माँ ने कौन से सोने रखे होंगे। आप एक बार रियलाइज करके देखना मेरी बहनों, अभी हमारे जीवन में ऐसा हो, क्योंकि कहते हैं ना जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उसकी सासू माँ अपने ससुराल गई थी और आपकी सासू माँ ने आपकी आरती उतारी थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ही बार आरती उतरती है या रोज रोज उतरती? अगर हम लक्ष्मी होती तो हमारी सासू माँ हमारी रोज आरती उतारती, पर एक ही बार उतारती। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एंट्री करते हो भाग के आरती की थाली लाती है आरती उतारने की, मेरे घर लक्ष्मी आई है। वो आपकी नहीं, आपके पीछे जो आपके पिताजी गाड़ी भर के देते ना, चद्दर बिस्तर कंबल रजाई फ्रिज ऐसी टीवी टूवी, उसकी आरती उतारती है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। पर उसके लिए हमें अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। और उस दिन मैंने कसम खाई, क्योंकि एक औरत के जीवन में ना साहब, जब तक मुखिया होता है ना तब तक उसकी जिंदगी आसानी से चल रही होती है। चाहे पति थोड़ा कमा के दे या ज्यादा कमा के दे, भले 1000 की साड़ी पहनाए या 5000 की साड़ी पहनाए, पर जब तक मुखिया है ना तभी तक वो गाड़ी चल रही है। पर भगवान ना करे, ये जो शरीर है ये एक गाड़ी है, अगर चलते फिरते कहीं मुखिया की गाड़ी ठुक गई, कहीं मुखिया की गाड़ी पंचर बोल गई, तो वहां पे हम औरतों का हाथ यूं मांगने वाला हो जाए। और ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या बुरे वक्त पे अगर कभी भगवान न करे ऐसा करना पड़ गया, क्या इस हाथ में कोई मामा चाचा ताया जेठ जिठानी भैया भाभी, क्या पूरी जिंदगी कोई भी रिश्तेदार क्या इस हथेली में पूरी जिंदगी पैसा रखेगा? क्या पूरी जिंदगी आपके परिवार की जिम्मेदारी लेगा? क्या पूरी जिंदगी आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेगा? कोई भी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। को आरसीएम बिजनेस में ये बात समझ आई कि आरसीएम बिजनेस आपको मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना देता है। और मैं नहीं चाहती थी कि जो कहानी हम औरतें अपनी बच्ची को सुनाते हैं, आगे वो शादी करने के बाद वो अपनी बच्ची को कहानी सुनाए। आज हम यहाँ इस लेवल पे पहुंचे हैं ना, तो सोच के देखो कि मेरा विजन क्लियर है। मैं अपनी बेटी को बोल सकती हूँ कि एक राजकुमार आरसीएम का आएगा, एक डायमंड अचीवर आएगा और मेरी डायमंड बेटी को लेकर जाएगा। क्या उसके जीवन में कोई दुख आएगा, कोई तकलीफ आएगी? प्रतिष्ठा के साथ अपने जीवन को जिएगी, क्योंकि उसके पास पावर किसकी है? आरसीएम की है। उसके पास क्या है? पैसिव इनकम है। उसके पास क्या है? आरसीएम का परिवार है। उसके पास क्या है? बीसी सर टीसी सर जैसे संस्कार है। सब कुछ तो हमारे पास है, किस चीज की कमी है? इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं आरसीएम करूंगी। यही मेरा कारण है, महिलाओं को आगे बढ़ाना, बच्चियों को आगे बढ़ाना। और जिस दिन मेरी मम्मी ने कहा 5 साल, उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैंने दूसरा प्रोग्राम अटेंड किया दिनेश चौधरी सर जी का। देखा परमात्मा की असीम कृपा मेरे ऊपर बरस रही थी। फिर मैंने दिनेश चौधरी सर का प्रोग्राम देखा, वहां रो रो के मेरा बुरा हाल, तो मैंने और कसम खा ली अब तो जिएंगे मरेंगे आरसीएम के साथ। क्योंकि उन्होंने वहां पे प्राण गीत की कुछ लाइनें सुनाई कि खुशहाल यहाँ पर सब जन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। जो प्राण गीत की जो लाइनें चलती रही ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा किस सज्जन ने ये लाइन लिखी है, क्योंकि तब तक मैं टीसी सर से नहीं मिली थी, मैं बीसी सर से भी नहीं मिली थी। बस ये लाइनें मेरे अंदर चल रही थी। रोजाना टीवी पे यही गीत लगा देती थी, आरसीएम के गाने लगाती थी, सुनती थी, विजुलाइज करती थी कि मेरे को आगे बढ़ना है। और मैं दिन रात काम करने लग गई। और कहते हैं ना, जब आप काम करोगे तब कोई ना कोई अड़चन आएगी, कोई ना कोई चुनौती आएगी। मेरा पूरा परिवार मेरे सपोर्ट में था, पर मैं जिसको मीटिंग नहीं ले जा पाई वो था मेरा भाई। अब वो अड़चन पैदा करने लग गया, मम्मी लड़की है, कहाँ भेज देती हो, कब जाती है कब आती है, पता नहीं क्या काला बैग लेके घूमती रहती है, लोगों को बोलती है ये अमीरी का कपड़ा है, आपने जो पहना है वो गरीबी का कपड़ा है। तो मैं समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं इसका। अब भाई है, बहन के लिए तो बोलेगा कि भैया, उसको बाहर से लोग भड़का देते थे कि भैया तेरी बहन की कोई शादी नहीं होगी, कहाँ कहाँ घूमती है, काले कोट पैंट वालों के साथ घूमती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो दुनिया क्या बोलती है।
मुझे फर्क पड़ता था मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या बोलते हैं। क्या मेरे माँ बाप को विश्वास है मेरे ऊपर, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। फिर मुझे मेरी अपलाइन ने बोला कि पूजा, अगर तुझे अपने भाई को भी आरसीएम वाला बनाना है तो इसको मीटिंग में ले जा। तो मैंने कहा मीटिंग होने में तो काम नहीं करने देगा, दुखी करता रहेगा बीच बीच में, मैं क्या करूं। तो बोले काम कर, 3 दिन के बाद जमशेदपुर टाटा, मैं रौलकला की रहने वाली, जमशेदपुर टाटा बाई ट्रेन 3 घंटे का सफर बोलते तय करके जा। वहां पे कंपनी के जो मालिक है टीसी छाबड़ा जी, उनके भाई आ रहे हैं बीसी छाबड़ा जी, भाग्य चेन छाबड़ा। अगर तूने उसको सुन लिया ना तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। बीसी सर जिसके ऊपर निगाहें पड़ गई ना पूजा, वो कामयाब हो जाता है। और मुझे कामयाब होना था, मुझे आगे बढ़ना था। तो मैंने पुनीत को बोला, मेरे भाई को बोला, तू मेरे साथ आज जमशेदपुर टाटा चल। अब मैंने बीसी सर को सुनना था, अब कैसे मौका छोड़ देती। तो मैंने भी उसे एक झूठा सा वादा कर दिया। मैंने कहा अगर तुझे आरसीएम में खोट नजर आ गई ना तो तेरी बहन वादा करती है छोड़ देगी, पर तू आज चल, आज तू कमी निकालना। एक दिन मैं गई थी कमी निकालने आरसीएम की, आज तू निकालना। तो मैं उसको जैसे तैसे बहला फुसला के पटा फुटा के ले गई अपने साथ जमशेदपुर टाटा। अब सुबह सुबह हम 4 बजे उठे, फटाफट हमारी 5 बजे की ट्रेन थी। बोलता है कहाँ धक्के खाने जा रही है सुबह सुबह टाटा, पता नहीं लड़की पागल हो गई है। मैं बड़े उसके हाथ पर जोड़े, बस भाई मेरे साथ चल। और उस दिन वो मेरे साथ जमशेदपुर टाटा गई, और वहां पे जो बीसी सर ने जो बातें बोली, बाहें फैला के बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हें कामयाब करने आया हूँ। तुम्हारे ऊपर किसी को विश्वास हो या ना, मुझे विश्वास है। सारी बातें मेरे को इतनी लग गई। और मीटिंग जैसी खत्म हुई मैं बीसी सर के आगे आ गई। मैंने अपलाइन से सुना था उनकी निगाहें जिसके ऊपर पड़ जाए वो कामयाब हो जाता है। तो बीसी सर ने भी आंखों से आंखें मिलाकर बोला कि तुम कामयाब हो सकती हो। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और पुनीत के सिर पे हाथ रखा, और उस दिन से वो मेरा भाई, कहते ना भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पे कपड़े देता है, पैसे देता है, मिठाइयां देता है, ये सब खत्म हो जाएगा। पर मेरे भाई ने मुझे आरसीएम करने की आजादी दी। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर इसने आरसीएम बिजनेस कर लिया तो इसे कभी देने की कोई जरूरत नहीं है, आरसीएम इसको भरमार देता रहेगा। एक ऐसी चीज दे दी जो कभी नहीं खत्म हो सकती मेरे जीवन में। तो उसने मुझे आरसीएम दिया। हम दोनों भाई बहन ने मिलकर कसम खाई, डट के काम किया। अब सारी दुनिया बोलने लगी पहले तो बहन भी पागल थी, अब तो भाई भी पागल हो गया है, अरोड़ा जी के दोनों बच्चे पागल हो गए हैं। तब हमारे मम्मी पापा की सीडी कैसेट की दुकान हुआ करती थी। अभी बीसी सर बता रहे थे कि वो हीरो हीरोइन तो सिर्फ मात्र 3 घंटे के होते हैं, है ना। तो हम भी वो सीडी कैसेट डबिंग किया करते थे, सेल किया करते थे, रात रात भर बैठ के उसकी पैकिंग किया करते थे। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा था। तो पापा ने बोला अब जब दोनों ही आरसीएम करने के लिए तैयार हो तो एक काम करो, वो सीडी कैसेट की दुकान का शटर गिरा दो और ताला लगा दो। हमें लगा पापा नाराज हो गए हमसे, शायद गुस्से में बोल रहे हैं। तो बोले अब तो वहां बैठ के तो तुम सबको आरसीएम आरसीएम समझाते हो, तो वहां भी कोई नहीं आता, वहां की भी दुकानदारी तुम दोनों भाई बहनों ने खत्म कर दी। अब तुम एक काम करो, ताला ही लगा दो। तुमने पापा को बोला पापा ये सीडी कैसेट के जो हीरो हीरोइन है ना 3 घंटे के, ये तो 3 घंटे के, हम रियल के हीरो हीरोइन आपको बनकर दिखाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, वो दिन भी हम देख लेंगे। और वो दिन था जब हमने वहां दुकान को ताला लगा दिया। दोनों भाई बहन ने मिल के काम किया, डट के काम किया। बहुत सारा चैलेंज आया, बहुत सारी चुनौती आई। रौलकला से लेकर रांची तक पहुंचे, रांची से सिमडेगा पहुंचे, झारखंड पहुंचे, बोकारो पहुंचे, जमशेदपुर टाटा पहुंचे, मैं आप कलकत्ता पहुंचे। इतने सारे जगह तक हमने अपना नेटवर्क बना दिया। घर से मम्मी पापा पैसा देकर भेजते थे, पर वो पैसा हम ट्रेन में स्लीपर चढ़ने पे नहीं यूज करते थे, हम जनरल में चढ़ जाते थे दोनों भाई। और अगर जनरल में भीड़ होती थी तो स्लीपर में चढ़ के टीटी जब आता था ना, बाथरूम में घुस जाते थे। क्यों? क्योंकि उस पैसे को हमने बचाना था, क्योंकि उस पैसे से हमने दूसरे शहर में जाके फील्ड वर्क करना था। कहीं पे रिक्शा करते, कहीं पे ऑटो करते, जो आरसीएम परिवार के साथ के जो लोग होते उनको थोड़ा चाय पानी पिला देते। तो हमने मतलब बहुत कम पैसे में, पैसा नहीं भी हुआ करता था, फिर भी एक इच्छा थी कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है। वो बाथरूम में दोनों छुप जाते थे और थोड़ी देर बाद सोचते थे टीटी गया होगा कि नहीं गया होगा, अगर फंस गए पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। तो हम ना ये कोट, काला कोट पहन के घूमते थे ट्रेन में। और एक बार तो एक आदमी ने पूछ लिया, मैडम वो सीट चाहिए टीटी, थोड़ा सीट की व्यवस्था हो जाएगी क्या, कोई सीट सूट खाली है। तो मैंने कहा रुक जाओ, मेरे बड़े भाई साहब आएंगे वो बताएंगे, और मैं बोल के निकल गई। तो काले कोट का हमने बड़ा फायदा लिया है। ये काला कोट जहां पहन लोगे वहां कभी आपको
नीचे नहीं बिठाएगा बल्कि आगे ही बढ़ाएगा। बहुत सारा संघर्ष रहा, बहुत सारा चैलेंज रहा। 2008 जब मैं आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की और फिर जब हम दोनों भाई बहन पागल हो गए आरसीएम करने के लिए, फिर हमारे कानों में बात आई कि आरसीएम बिजनेस अपनी 8वीं सालगिरह मनाने जा रहा है भीलवाड़ा में। हम दोनों भीलवाड़ा चले गए अपनी मम्मी के साथ। अब मम्मी दोनों बच्चों को कैसे अकेला भेज देती, मम्मी के साथ हम भीलवाड़ा गए। भीलवाड़ा में मैंने देखा भीड़, सबसे लास्ट में मैं खड़ी, आगे सिर्फ लोगों के सिर 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 दिख रहे थे, दूर से ऐसे ऐसे लाइटें दिख रही थी, स्टेज दिख रहा था, लाल कारपेट दिख रहा था, अंदर से इच्छा हो रही थी पूजा तू आगे चल जा, तू आगे बढ़ जा, तू स्टेज पे खड़ी हो जा। और वही पीछे खड़ी खड़ी एक लाल जोड़े में एक औरत आती है और कहती है मैं संजना अरोड़ा पंजाब की बब्बर शेरनी। तो वहां पे मेरा कलेजा हिल गया कि जब ये बोल सकती है पूजा यहाँ खड़ी होकर पंजाब की बब्बर शेरनी, तो तू क्यों नहीं बोल सकती। और उस दिन मेरी मम्मी ने कसम खाई कि अगर तू इसके जैसे आगे ना बढ़ी, अगर तू स्टेज चढ़ के ना बोली, फिर तेरा आरसीएम करने का कोई फायदा नहीं, फिर मुझे गर्व नहीं होगा तुझ पे। मैं सोचूंगी आम सी जिंदगी, आम सी लड़की मैंने पैदा की थी, कोई खास बात बुत नहीं थी, उन्होंने छोटी सी पिन और लगा दी। तो मैंने कहा आपकी लड़की भी एक दिन ऐसा बोलेगी। 2008 का वो टाइम था जब पीछे स्टेज के थे, जब 2009 की एनिवर्सरी आई, दोनों भाई बहन ने वहां पे रैंप वॉक किया एक जैसा कोट पैंट पहन के। फिर हमने टीसी सर के साथ कव्वाली में पार्टिसिपेट किया। फिर 2010 में एक नया इतिहास रचा, उड़ीसा की पहली स्टार पर्ल अचीवर बनने का खिताब मुझे मिला और भाई को पर्ल बनने का खिताब मिला। दोनों भाई बहन 2010 में टेक्निकल का मुकाम हासिल करके फिर हमने एनिवर्सरी को भी देखा, फिर एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट किया। तब से लेकर आरसीएम के मंच पे हम चढ़ते गए क्योंकि गोल बना दिया, एक सेटिंग बना दी। और हमारे पापा की एक ही सोच थी कि हमने जो भी काम किया है ना, उस काम में नंबर 1 बन के रहना। हमारे उड़ीसा रौलकला में किसी को भी पूछोगे, अरोड़ा वीडियो सीडी कैसेट की दुकान सबसे नंबर 1 की किसकी थी? अरोड़ा की थी। फिर जब आरसीएम बिजनेस के बीच में चैलेंज आया, एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, आप सब जानते हैं। उस चैलेंज के दौरान जब हमने दुकान बंद कर दी, फिर अचानक से 2010 में जब हमारा टेक्निकल अचीव हुआ, उसके बाद अचानक से धमाका होता है कि आरसीएम बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई। ये लोगों के शब्द थे। ऐसा बोले विश्वास नहीं होता तो टीवी में भी देख लो। तो हमने टीवी में भी देखा तो मैं एकदम सहम के गिर पड़ी। क्यों? एक 12वीं पास लड़की को आसमान में ले जाके आरसीएम ने बिठा दिया और एक झटके में कैसे गिरा दिया। दोनों भाई बहन की मिला के इनकम 1 लाख, वो 8वीं फेल, मैं 12वीं पास। बाहर की दुनिया में कोई 1 लाख रुपए महीना किसी को देगा ऐसे अनपढ़ बच्चों को? मेरे हाथ पैर कांपने लग गए और फिर दुनिया बोलने लगी हमने तो पहले ही बोला था तेरी आरसीएम भाग जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तब हमारे पास शब्द नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हुआ क्या। धीरे धीरे जाके पता लगा कि जांच चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई जयपुर गया, जयपुर के धरने में देख कर आया, भीलवाड़ा गया, वहां देख कर आया, दिल्ली गया, वहां देख कर आया। बहुत सारे लोगों के साथ मेरा संपर्क था, बार बार हम पता करते गए आरसीएम की कहाँ गतिविधि है, क्या है, क्या है। और टीसी सर का जब मैसेज आता था बड़ी सुकून होता था कि जब भी चालू होगा पर होगा, बंद नहीं होने वाला आरसीएम। और आज गर्व के साथ बोलती हूँ हिंदुस्तान की ये एकमात्र पहली कंपनी है जो दोबारा से बंद होकर दोबारा से चालू हुई। और आरसीएम वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन मोर ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।